4.4 पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हमारा चौथा यूनिट है, उसका हमने पेबल्स रिसीवेबल्स को लेकर जो एक्चुअल प्रीपेमेंट्स ये कर लिया था। उसके बाद है 4.4 इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बिफोर वी गेट इनटू इट, आपके जो डेट्स होते हैं मतलब आपके रिसीवेबल्स, बिजनेस के रिसीवेबल्स, ठीक है, वो डेट्स के साथ कभी ना कभी ये सिचुएशन आ सकती है कि वो रिसीव ना हो, जिससे लेने हैं वो उसका बिजनेस फेल हो जाए, बंद हो जाए। अगर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो आप उस पर केस करके उसका घर वर बिकवा के शायद कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर वो कंपनी है तो वो तो लिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनी बंद होने के बाद अपने तमाम एसेट्स बेच के जितनों को पैसे दे सकी सबको देने के बाद आपकी बारी नहीं आई पैसे मिलने की, ठीक है, तो गए आपके। ऐसा हो सकता है ना कि आपके डेट्स रिसीव ना हो, कि आपने किसी को कोई माल बेचा था, सर्विसेज की थी, वो पैसा मिले ही ना। तो आप इसके एक स्टेप पीछे अगर जाए, जब उसको माल बेचा था या जब उसको सर्विसेज दी थी, ठीक है, लेट्स सपोज माल बेचा था, उसको सेल्स की थी किसी बिजनेस को $5,000 की, ठीक है, लेकिन उस बिजनेस से मिसाल के तौर पे LMN INC करके कोई बिजनेस है, ठीक है ना, $5,000 का सेल्स क्रेडिट और LMN INC डेबिट, ठीक है, या आपकी एक उधार की सेल्स हो गई। इसका सेल्स की वजह से मेरे ये सेल्स की नेचर क्या होती है, हेड ऑफ अकाउंट्स में कौन सा हेड ऑफ अकाउंट है, ये सेल में सेल इनकम होती है, इनकम स्टेटमेंट में जाती है, ठीक है ना। तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मतलब एज एन इनकम जाती है। आपने इनकम का इफेक्ट दे दिया और डेबिट एक रिसीवेबल बन गया। इवेंचुअली ये पता चला कि ये पैसे नहीं दे सकता, तो आपने इसका जो डेटर खड़ा किया है तो वो क्रेडिट हो गया, LMN क्रेडिट हो गया 5,000 से, और उसके बदले बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट हो गया कि पैसे नहीं मिल सकते ना, जिससे इट्स कंफर्म कि उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो LMN क्रेडिट और बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, इट्स कंफर्म कि वो पैसे नहीं मिलेंगे उससे। तो एक सूरत हमारी ये आ सकती है डेटर्स को लेकर कि पैसे ना मिले, तो पैसे ना मिलने की सूरत में एक वो चीज जो पहले हमारे पास इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हुई थी, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट इनकम बन गई ना, तो उसका काउंटर करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस करना पड़ेगा। एक्सपेंस उसको किस नाम से रखते हैं, बैड डेट्स एक्सपेंस के नाम से। तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और वो जो भी बंदा है पैसे नहीं दे रहा वो उसका नाम क्रेडिट। क्लियर है? देयर कैन बी दैट सिचुएशन, वो कहलाती है राइट ऑफ करने वाली सिचुएशन, ठीक है ना। अगर बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स का मतलब क्या, कि पैसे नहीं देगा, इट्स कंफर्म कि वो पैसे नहीं देगा, ठीक है। डेट्स बैड हो सकते हैं तो उनको बैड डेट्स कहते हैं। तो इनको क्या करना है, मुझे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब पता है क्या होता है, उसके टी अकाउंट से खत्म करना है। राइट ऑफ करने का फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक मिनट सोचो कि अगर मैं मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, यूज हो रही है, तो मशीन $1,00,000 की मशीनरी थी, एक साल में वो $20,000 की डेप्रिशिएट हुई, तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और मशीन क्रेडिट नहीं करते, सही है। क्या करते हो, क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हो। तो यहां मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आपने मशीन को राइट ऑफ किया, आप कहोगे नहीं। मैं पूछूं क्यों नहीं किया मशीन को राइट ऑफ किया, आप कहोगे बिकॉज इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, कि मैंने $20,000 तक की यूज की। सिंस इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, ठीक है ना, तो मैं मशीन क्रेडिट नहीं करूंगा, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर मशीन क्रेडिट करके बाद में उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर मशीन को मशीन की वैल्यू जो बैलेंस शीट में मिलेगी उसमें माइनस करके मशीन की नेट बुक वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन टी अकाउंट पे मशीन की जो $1,00,000 की वैल्यू उतने पे ही रखूंगा, उसको राइट ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां तो मैं राइट ऑफ की बात कर रहा हूं। बैड डेट्स के केस में क्या होता है, राइट ऑफ होता है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट $5,000 से, और $5,000 से LMN INC करके इनकॉर्पोरेटेड करके जो बिजनेस था जिससे मुझे पैसे लेने के थे वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये राइट ऑफ कर दिया, क्यों, बिकॉज इट्स नो मोर एन एस्टिमेशन, इट्स नॉट एन एस्टिमेशन, इट इज फॉर श्योर वो नहीं देगा पैसे, बैंकरप्ट हो गया, वो खत्म, डिक्लेयर कर दी बैंकरप्सी, ठीक है। एक होता है फाइल्ड बैंकरप्सी, कि कोर्ट में गया बैंकरप्ट होने के लिए, तो वो भी तकरीबन पता चल जाता है कि तो खत्म है बिजनेस। और डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी का तो वाक्यतन इसका मतलब डिक्लेयर हो गया बैंकरप्ट, ठीक है। तो एक तो राइट ऑफ का केस है। दूसरा डेट्स का एक केस ये हो सकता है, अच्छा पहला केस पहले बता दूं, पहला केस ये हो सकता है कि पैसे मिल जाए, तो पैसे मिल गए तो वो तो रिकवरेबल है ना, ये टॉपिक रिकवरेबल डेट्स का थोड़ी, वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि पैसा हम उधार में माल बेचते हैं पैसा मिल जाता है, रिकवरेबल की बात थोड़ी करने बैठे, हम तो इनरिकवरेबल की बात करने बैठे हैं।
तो इररिकवरेबल डेट्स के केस में एक बैड डेट्स एक्सपेंस होता है जो फॉर श्योर इररिकवरेबल है, और एक होता है डाउटफुल डेट्स, ठीक है, जो कि हो सकता है इररिकवरेबल हो। उस केस में क्या राइट ऑफ नहीं करते हो आप डेट्स को राइट ऑफ यहां पर इस केस में राइट ऑफ हो रहा है डेट्स, लेकिन इस केस में डेट्स राइट ऑफ नहीं होता है, इस केस में हम बल्कि प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल करे कि एक चीज श्योर नहीं है कि हमें हमारे डेटर्स पैसा नहीं देंगे, ये इसका सिर्फ डाउट क्रिएट हुआ, ठीक है ना, तो हम प्रोविजन भी क्यों बना रहे हैं? एक तो है ना कि कंफर्म पैसा नहीं आएगा, तो हमने वो तो कंफर्म राइट ऑफ करना, बैड डेट सेक्शन डेबिट 11 आईसी क्रेडिट, लेकिन जब कंफर्म्ड नहीं है पर फिर भी शक है कि शायद पैसा ना दे, और शक भी ऐसे नहीं होता कि कोई भी रिसीवेबल है वो तो ऐसा हो सकता है पैसा ना दे, ये डाउट नहीं होता, कोई वजह होती है डाउट करने की। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी का हर साल तकरीबन जो है ना, अगर हमारे 1 लाख का रिसीवेबल होता है ना, तो उसमें से तकरीबन हर साल $3,000 लोग नहीं देते, तो 3% इसका मतलब हमें एक शक है कि 3% पूरे अमाउंट का हमारा डूब सकता है। तो शक की बुनियाद पर आपने जो भी आपके टोटल रिसीवेबल्स बनते हैं उसका 3% आप निकाले कि इतना शायद हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो ये शक है। अब कोई इसके अंदर सवाल पूछता है कि शक की बुनियाद पर आप एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो किसी किस्म का, क्योंकि प्रोविजन के केस में हमारे पास एंट्री क्या बनती है, पहले बता चुका हूं बहुत दफा, क्या है वो एंट्री, इसको डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट कर रहा हूं, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और ये डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस भी इतना लंबा नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट पीएनएल डेबिट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट करूंगा फिर उसको क्लोज करने के लिए डाउटफुल एक्सपेंस क्रेडिट करूंगा और पीएनएल का रिवर्स दूंगा, उसके बदले पीएनएल डेबिट करूंगा, तो डायरेक्ट कर लूं ना, पीएनएल डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, क्लियर है। तो ये एंट्री ये लेकिन है कौन सा, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस है, याद रखना बस। तो ये एंट्री जो है हमारी, मिसाल के तौर पे हमने बोला हमारा $1 लाख का रिसीवेबल टोटल था साल के आखिर तक जो हमें पैसा लेना था लोगों से, उसमें से 3% हमने प्रोविजन बना दिया कि तकरीबन $3,000 का ना डाउटफुल डेट है। तो ये एंट्री हमने क्यों बनाई, एग्जैक्टली बीइंग प्रूडेंट, केयरफुल होने के लिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको कहता है फ्यूचर एंटिसिपेटेड, एक एंटिसिपेशन है कि पीछे से हमारी साल हिस्ट्री आ रही है कि 2-3% जो है ना लोग देते नहीं है पैसा, तो फिर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। क्लियर है, इस बात से हम अनरोल करना शुरू होते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर रिकवरी और डेट्स रिटर्न ऑफ को कंसीडर करते हैं। अच्छा ये भी अच्छी चीज है, रिकवर भी तो हो सकता है बाद में। चलो इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, वो अमाउंट्स बिजनेस के जो रिसीवेबल थे लेकिन अब वो नहीं हो सकते कलेक्ट, अनलाइकली टू बी कलेक्टेड। क्यों, डेटर्स किन वजूहत की बिना पर रिफ्यूज कर सकते हैं, एक तो ये कि डेटर रेजिस्ट कर रहा हो पे करने के लिए कि नहीं मैं नहीं पे करना, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। क्यों, हो सकता है वो कहे कि आपका माल खराब था, तो हम कह रहे हैं माल वापस कर दो, कह रहे भाई केमिकल था वो डल गया मेरे प्रोसेस के अंदर और वो सारा माल खराब हो गया, ठीक है ना, वापस कैसे करूं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम में बेची थी, वो कहता है आइसक्रीम में मैं नहीं पैसे दे सकता वापस, खराब है सारी आइसक्रीम, कह रहा वापस कर दो, पिघल गई सारी आइसक्रीम भाई, हाँ पिघली हुई थैलियों में वापस चाहिए तो ले लो, दैट्स वन थिंग कैन हैपन, ठीक है ना। पॉइंट इज कि वो माल खराब हो गया, रिटर्न नहीं दे, ना तो रिटर्न कर सकता है ना पैसे दे सकता, तो मना कर रहा है, वो बात फिर कोर्ट वोर्ट में जाना एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट हो गया, पैसे नहीं दे रहा है तो आप उसको बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट है, उसका डेटर क्रेडिट कर दो। आपको लग रहा है कि नहीं कोर्ट में केस चल रहा है और 50-50 मामला है, तो फिर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट करो स्पेसिफिकली उसका, ठीक है। अच्छा 12 पार्शियल रिफ्यूजल, हो सकता है वो पूरी अमाउंट नहीं आधी अमाउंट पे करने का बोल रहा हूँ कि नहीं यार आपका माल उस क्वालिटी का नहीं और आपने मुझे ओवर प्राइस किया वगैरह 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 जो भी, तो वो जो भी डिस्प्यूट है, लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला है, पूरा नहीं मिलने वाला, तो पूरा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और बंदे का अकाउंट क्रेडिट, आधा नहीं मिलने वाला तो बैड डेट्स एक्सपेंस आधी अमाउंट से डेबिट और जो भी आपका कस्टमर उसका अकाउंट क्रेडिट। या फिर ऐसा हो गया बिजनेस फेल हो गया, उसका बैंकक्रप्ट हो गया वो, ठीक है ना, तो वो पैसे देने की पोजीशन में ही नहीं रहा बिल्कुल, और अगर वो कंपनी है तो कंपनी के केस में तो कंपनी की हद तक आप ज्यादा जा सकते हो, और कंपनी नहीं भी अगर वो फिर भी बिजनेस बंद हो गया तो आप उसको बैड डेट्स मान लो, आप ये कह सकते हो मैं कोर्ट में जाऊंगा, चाहोगे कोर्ट में जब कल को अमाउंट रिसीव होगा ना उससे कुछ उस दिन इनकम कह देना उसको, लेकिन आज उसको बैड डेट्स कह दो क्योंकि वो नहीं रहा, दुनिया से गुजर गया जिससे पैसे ले देते, कोई पीछे विरासत नहीं छोड़ गया, खत्म, नहीं दे सकता मैं। अच्छा जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, तो इररिकवरेबल डेट्स एक दफा आपके इररिकवरेबल कौन से है, बैड वाले जिनके बारे में पता है कि इररिकवरेबल है,
एक होता है डाउटफुल, डाउटफुल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बैड डेट्स कौन से होते हैं? इररिकवरेबल, कि जो हो ही नहीं सकते रिकवर। इररिकवरेबल के लफ्ज में डाउटफुल का लफ्ज नहीं शामिल है, डाउटफुल अलग चीज। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सिंस द डेट इज नो लॉन्गर कलेक्टेबल, तो क्या करना है हमें? उसको राइट ऑफ करना है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और वो जो स्पेसिफिक डेटर है उसका नाम लिख के उसका अकाउंट क्रेडिट, उसका अकाउंट आपको एसएल में मिल जाएगा, सेल्स लेजर्स में, और बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो आपको उसका टी आपको जीएल में मिल जाएगा। क्लियर? टू राइट ऑफ अ डेटर्स अकाउंट, टू राइट ऑफ का मतलब खत्म करना डेटर अकाउंट। एग्जाम्पल क्या? अज्यूम फ्रंटियर ट्रेवल्स के नाम से एक बिजनेस है जिसके आप अकाउंटेंट हो, टूर ट्रिप्स आप सेल करते हो, आपके कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, मतलब कंपनीज हैं, उसको टूर ट्रिप्स देते हैं। आम लोग नहीं आता है आपके पास, पूरी पूरी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स होता है आपके पास। तो कंपनीज से जब आप कह रहे हो हम अपनी बसें प्रोवाइड करेंगे, अपना टूर गाइड प्रोवाइड करेंगे, आपकी कोई इंप्लॉइज को अगर आप एंटरटेन करना चाहते हैं तो हमारी बस में हम आपको टूर करवा के देते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट कंपनी पेमेंट नहीं करती, उधार पे रखते हैं, क्योंकि बड़े काम जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ उधार शामिल होता है। तो आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ट्रिप्स वगैरह फराम की, लेकिन वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, मतलब आपकी जो फ्रंटियर ट्रेवलर्स है उसका एक कस्टमर फोकस लिमिटेड था, और उसने 15,000 अमाउंट ओ करता था फ्रंटियर को, आप जिसके अकाउंटेंट है उसको 15,000 अमाउंट ओ करता था। साल के आखिर में जब रिमाइंडर भेजा आपकी कंपनी ने, फोकस लिमिटेड को रिमाइंडर भेजा, तो पता चला कस्टमर ने फाइल किया हुआ बैंकरप्सी के लिए। अच्छा, फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी इज नॉट डिक्लेरेशन, फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी मतलब कोर्ट को बोल दिया कि हम तो पैसे नहीं दे सकते, हमें बैंकरप्ट होना है। फिर कोर्ट देख के अगर ये डिसीजन लेता है कि ओके फाइन दिस बिजनेस इज बैंकरप्ट, तो ये डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट है। डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट का मतलब ये हो गया कि आप इसको कर्जदार तंग नहीं करेंगे, अब जो भी इसके असासे बने उसमें से जितना जितना डिवाइड होगा वो कोर्ट के ऑर्डर की बिना पर होगा, जिसको जितना जितना मिल गया उसके अलावा जो उसका बचा ना जिसका भी, उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बैंकरप्ट हो गया। तो मजे उधार लेके बैंकरप्ट हो जाए, इतने मजे नहीं है। एक इंसान जो बैंकरप्ट हो गया ना तो उसकी जिंदगी फिर बिजनेस लाइफ उसकी खत्म, लो समझ लो फेल है, क्योंकि वो कहीं भी लोन लेने जाएगा, कुछ भी करने जाएगा तो उसके पीछे बैंकरप्सी का टैग लगा हुआ है। जिसका बैंकरप्सी का टैग लगा हुआ है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है, और दुनिया भर में क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि हर एक को कोई स्टेप लेने के लिए, कोई लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है। क्रेडिट रेटिंग जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री में बैंकरप्ट आ गया तो बस वो तो कहीं जॉब ही करे बस, जरूरी। सो बैंकरप्सी इज नॉट अ गुड थिंग। और ऐसे टाइम जैसे कोविड का टाइम गुजरा तो उसमें बहुत सारे बिजनेस बैंकरप्ट हुए होंगे। इसी तरह कभी भी रिसेशन आता है, 2008 का रिसेशन आता है जब, तो यूएस के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बैंकरप्ट हुए थे। ठीक है, दैट्स अ लेटर पार्ट नाउ। खैर, तो कस्टमर ने बैंकरप्सी फाइल किया, हम कंसीडर कर लो डिक्लेयर भी हो जाएगा बैंकरप्ट, आप बैड डेट्स कर दो उसको। ठीक है ना, आप इसको डिक्लेयर का लफ्ज देखो, क्योंकि फाइल्ड में फिर भी श्योरिटी नहीं है कि वो बैंकरप्ट होगा, लेकिन स्टिल आप उसको डिक्लेयर का लफ्ज कह दो, समझो कि वो बैंकरप्ट हो गया। तो क्या मतलब? और उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, पैसे नहीं है उसके पास, शॉर्ट है पैसे, अपनी लाइबिलिटीज क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, कितनी क्लियर नहीं कर सकता? पूरी अगर नहीं दे सकता तो पूरा इररिकवरेबल है, लेकिन अभी यहां पर कुछ पता नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है पूरा इररिकवरेबल, वहां लिखा हुआ आगे। तो द अमाउंट रिसीवेबल इज डीम्ड इररिकवरेबल, जो अमाउंट रिसीवेबल थी 15,000 की, वो अब रिकवरेबल नहीं लगती हमें। तो जब उसको हमने टूर ट्रिप्स बेची होंगी तो हमने ट्रैवलिंग सर्विसेज इनकम क्रेडिट किया होगा और फोकस लिमिटेड डेबिट किया होगा। जब उसको हमने टूर ट्रिप सेल की होंगी, जब उनके लोगों को टूर ट्रिप कराई होगी, तो हमने क्या किया होगा? उस वक्त फोकस लिमिटेड डेबिट किया होगा और सेल्स क्रेडिट की होंगी कि टूर ट्रिप सेल की, या ट्रैवलिंग सर्विसेज इनकम, सर्विसेज इनकम क्रेडिट $15,000 से। ठीक है, लेकिन इररिकवरेबल होने के बाद आपकी एंट्री क्या बन गई? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और उसका फोकस लिमिटेड जो डेबिट हुआ था क्रेडिट में फेंक दिया। ठीक है ना, 15,000 से फोकस लिमिटेड क्रेडिट, ये एसएल के अंदर, सेल देयर के अंदर उसका अकाउंट, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड किया था तो ये एसएल में टी अकाउंट इसका पड़ा होगा था, और क्रेडिट पे भी वो कर देंगे उसको। ठीक है ना, इसका मतलब बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और बैड डेट्स एक्सपेंस हमारा काम पीएनएल में चला जाएगा। क्लियर होती है? इससे हम कह रहे हैं टू राइट ऑफ आवर डेटर्स अकाउंट। अच्छा जी, फिर अब दूसरी बात पे आते हैं, रिकवरी ऑफ डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ। अगर कोई हमने एक ऐसा डेट जो पहले राइट ऑफ कर दिया था, उसने हमें पेमेंट कर दियो, इतना अच्छा कौन होगा कि हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, आके पेमेंट करा, जरूरी नहीं आके पेमेंट करें। हमने अपनी बुक्स में जब उसको राइट ऑफ किया ना, तो ये मत समझना उससे पैसे मांगना बंद कर दिए, अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी उसको अप्रोच करते रहेंगे। सही ना? अच्छा जी, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, चलो उसके बाद आता है कि अगर कल को जिसको हमने पहले राइट ऑफ किया हुआ था वो आने वाले किसी टाइम पे वो पैसा हमें दे दे,
तो फिर क्या होगा, तो फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगी, उसका डेटर का अकाउंट दोबारा डेबिट करेंगे और उसके बदले पीएनएल क्रेडिट कर देंगे एज एन इनकम। उस इनकम को नाम क्या देंगे, बैड डेट्स रिवर्सल, रिवर्स हो गए। क्लियर है, बैड डेट्स रिवर्सल हमारे अदर इनकम में ऐड हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो सारी इनकम अदर इनकम ऐड होती है, ये भी उन्हीं में से है। क्या ये, टू रिवर्स द प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट। तो एक राइट ऑफ किया था जब बैड डेट, तो उसको हमने एक्सपेंस बना दिया था, वो अगर लेट्स सपोज दोबारा रिकवरेबल हो जाए तो फिर वो क्रेडिट इनकम क्रेडिट कर देंगे, उसके बदले डेटर दोबारा डेबिट कर देंगे, जिसकी मिसाल वो दी हुई है नीचे। यहाँ तो अभी एक्स 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 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आ जाता है मिसाल के। और फरवरी 8 2023 फ्रंटियर ट्रैवलर्स, वही जिसके लिए आप अकाउंटेंट थे, उसी मिसाल को जब हमने राइट ऑफ किया था, डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन तब ईयर लिखा, ईयर मैंने यहाँ लिख दिया, चलो 2022 31 दिसंबर को आपने राइट ऑफ कर दिया था। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा होता है तो आप कॉल ही करते हो अपने कस्टमर से, भाई आप कब दोगे, कब दोगे अमाउंट लेट्स सपोज, क्योंकि ऑडिटर भी कहता है कि भाई अब जरा आपने रिसीवेबल्स को खड़काओ फोन या अप्रोच करो, मालूम करो कब देंगे पैसे। और हर रिसीवेबल को नहीं, जिनका टाइम पीरियड हो गया, लेट्स सपोज जिसका n/90 था, तो उसके 90 डेज क्रॉस हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया, जरा कॉल करो क्यों नहीं आई, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसका रिमाइंडर जब मुझे पता चला तो बैंकक्रप्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो तब तक हमें ये पता चला बैंकक्रप्ट था 2022 31 दिसंबर 2022 तक हमने इसको बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और फोकस लिमिटेड क्रेडिट कर दिया था। लेकिन अब फरवरी 8 को 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग पीरियड गुजर गया था, अब अगले अकाउंटिंग पीरियड की बारी है। उसमें 8 फरवरी 2023 को पता चला फ्रंटियर्स ट्रैवलर्स के जो आप जिसके बिजनेस में थे, अकाउंटेंट थे ना, आपके अकाउंटेंट के अलावा भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं आपकी, आप फ्रंटियर लिमिटेड के अंदर एज एन अकाउंटेंट बैठे हो, आपका एक रिकवरी डिपार्टमेंट भी होगा जो कस्टमर से पैसे रिकवर करता है, वो अभी भी पीछे लगा हुआ फोकस लिमिटेड के, भाई कुछ तो दो, कुछ तो दो, शॉर्टेज है फंड्स का, कुछ तो दो। तो पता चला कि फोकस लिमिटेड ने के पास दे कुड स्टिल पे 7500, पूरे 15 ही तो $7500 तो दे पा रहे हैं, अगर पूरे 15 ही दे पाते तो पूरे 15 से 1000 से हम रिवर्सल करते हैं, फोकस लिमिटेड डेबिट और बैड डेट्स रिवर्सल क्रेडिट कर देता 15,000 से, लेकिन 15,000 तो नहीं दे सकता वो, ठीक है ना। कोर्ट ऑर्डर था कि जितने पैसे वो सब में डिवाइड करोगे और सबको थोड़ा थोड़ा पे करोगे तो आपको भी अपना अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है आपको। तो आपने तो 100% राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन 50% से दोबारा आप फोकस लिमिटेड डेबिट कर दोगे 7500 से, मिल सकता है, अभी भी मिल नहीं गया, अभी फोकस लिमिटेड डेटर बना है दोबारा, ठीक है ना, और उसके बदले बैड डेट्स रिवर्सल क्रेडिट कर दिया, ठीक है 7500, और जब ये पैसा दे देगा तो फोकस लिमिटेड क्रेडिट और बैंक डेबिट जो कि कैश बुक के अंदर रिफ्लेक्ट होगी पॉइंट। ये तो हम डेबिट क्रेडिट खाली ऐसे देख रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट देख रहे हैं। समझ में आ गई ये बात सो फार, क्लियर। अब आ जाते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो तो हमने इररिकवरेबल डेट्स और इररिकवरेबल डेट्स का रिवर्सल देख लिया। नाउ वी आर कमिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अकाउंटिंग रिक्वायर्स बिजनेसेस टू राइट ऑफ द इररिकवरेबल डेट्स एज एक्सपेंस। तो ऊपर देख ली ना अपनी बात, ठीक है, चलो इसको इग्नोर करो। एडिशनली, इसके अलावा when dealing with debts, जब उधार से हम डील कर रहे होते हैं, the prudence concept requires acknowledgement of the debts that are doubtful to be recovered। prudence concept कहता है आप साथ में ये भी एक्नॉलेज करो कि क्या किसी किस्म के डाउटफुल डेट्स भी हैं जो शायद फ्यूचर में पैसा ना दे, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा सरप्राइज ना मिले हमें अचानक से, ठीक है। तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली। द बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज, बिजनेस को रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे डाउटफुल डेट्स के भी को भी, कि कोई अगर आपको डाउट है फ्यूचर में पैसा आए ना, क्योंकि वो आपके लिए क्या पोटेंशियल लॉसेज है ना, पोटेंशियल बोलो या फ्यूचर एंटिसिपेटेड बोलो, बात एक ही है, फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेज है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको पहले से रिकॉग्नाइज करना हो। रिकॉग्नाइज करने का मतलब रिकॉर्ड करना, पहले तो आप एक्नॉलेज करते हो कि ऐसा कुछ है, एक्सेप्ट करते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है डाउटफुल डेट्स, फिर आप एक ट्रेंड देखते हो कि कितने परसेंट हर साल हमें लोग नहीं दे पाते, तो वो एक परसेंटेज आपने निकाली हिस्ट्री के हिसाब से और आपने जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर दिया पोटेंशियल डाउटफुल डेट्स के तौर पे, ठीक है ना, कि इतने परसेंटेज ऑफ पीपल ना शायद ना आते, और उसकी एंट्री होती है डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट या पीएनएल डेबिट कह दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। क्लियर, फिर भी पढ़ लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। अनलाइक इररिकवरेबल डेट्स, जैसा इररिकवरेबल डेट्स में होता है उसके बरक्स, एंटिसिपेटेड लॉसेस इन डेट कलेक्शन इज नॉट कंफर्म्ड अमाउंट। इररिकवरेबल डेट का तो कंफर्म होता है ना कि इतना डेट है और वो नहीं दे सकता, इसमें कोई कंफर्म अमाउंट नहीं है। इसमें तो आपके 25 कस्टमर्स हैं, आप नहीं बता सकते कौन सा कस्टमर कब नाम है, तो आपने 25 के 25 कस्टमर्स का जो टोटल डेटर्स बनता है ना आपने, उस डेटर्स का एक परसेंटेज सेपरेट आउट कर लिया कि शायद लगभग इतना हमारा हमें ना मिले पैसा रिकवर हो। क्लियर है, तो यहाँ पर श्योर नहीं, कंफर्म नहीं है, तो क्या प्रोविजन बनाएंगे,
ये नहीं कि आपने राइट ऑफ कर दिया, आप डेट्स को क्रेडिट मत कर देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बिजनेस वो परसेंटेज निकालता कैसे कि कितने परसेंट? वो पास हिस्ट्री के पैटर्न्स देखता है कि हर साल तकरीबन हमारे कितने लोग जो है फेल टू पे होता है, तो वो जितना भी अमाउंट हम हर साल रिसीव नहीं कर पाते अपना, तो उसको हम अपने डाउटफुल डेट्स की उसके परसेंटेज निकालते हैं कि हमारे टोटल डेटर्स कितने होते हैं और हर साल तकरीबन कितने डेटर्स फेल टू पे करते हैं। तो जितने डेटर्स फेल टू पे डिवाइड बाय जो टोटल डेटर्स होता है हमारे, तो इसे एक परसेंटेज निकल आती है आपकी। ठीक है ना? और हिस्ट्री के 3-4 साल को अगर आप अलग अलग परसेंटेज को एवरेज आउट करके हर साल उस परसेंटेज का एस्टिमेट ऊंच नीच कर सकते हो वैसे। ठीक है, ये भी आप सवाल में भी देखोगे आज। तो वो परसेंटेज निकालते हो और उसके बाद उस परसेंटेज को आपके हर अगले साल के डेटर्स जो आ रहे हैं उसमें अप्लाई करते हो और उतने डेटर्स का आप कहोगे इतना अमाउंट जो है ना मेरा शायद रिसीवेबल ना हो। लेकिन ये नहीं कि उतने अमाउंट से डेटर्स को खत्म कर दिया, डेटर्स को खत्म नहीं करोगे बल्कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड करोगे। ये भी करते हुए दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। 12 एंट्री तक आपको समझ में आ गया। और नरेशन क्या है? टू प्रोवाइड फॉर द डाउटफुल डेट्स। ये कैसा है? इसमें बहुत और अच्छा होता, टू प्रोवाइड स्पेस एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। सही ना? ये प्रोविजन यहां मुराद दिया है कि आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में जगह दी एक डाउटफुल डेट्स के एक्सपेंस को भी। एग्जांपल से समझोगे। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक बिजनेस शुरू हो रहा है तो पहले साल जो उसका होगा वो क्रिएट करेगा प्रोविजन। क्या है? अरामको कॉर्प्स, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड दिस इज इट्स फर्स्ट ईयर इन विच द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक वाज 500,000। चलो भैया इसको मैं जरा यहां उठा लेता हूं। अरामको कॉर्प्स है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, पहला साल है जिसमें इसकी सेल्स डे बुक का टोटल जो है वो $5 लाख आया। मतलब टोटल क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी हुई है? $5 लाख की हुई है। ठीक है ना? चलो बताओ मैं टी किस अकाउंट, ये टी अकाउंट कौन सा बना रहा हूँ? सेल्स का टी अकाउंट बना रहा हूँ। क्रेडिटर्स का टी कैसे बना रहा हूँ? क्रेडिटर्स का तो ताल्लुक ही नहीं है मेरे रिकवरेबल डेट से। डेट्स का टी है भाई, ये डेटर्स का टॉपिक है। ठीक है ना? ये डेटर्स का टी है। सही है? टोटल डेटर्स या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह दो चलो। सही ना? तो ये मेरा डेटर्स का टी है। 5 लाख सेल्स डे बुक का टोटल है, तो टोटल 5 लाख से सेल्स क्रेडिट और उसके बदले डेटर्स डेबिट। सेल्स डे बुक का टोटल जो होता है वो उधार होता है ना। पूरे साल हमारे कितने उधारी रहे? 5 लाख है। उधार में माल कितना बेचा? 5 लाख का। कैसे पता चला? सेल्स डे बुक के टोटल से। तो सेल्स डे बुक का टोटल पूरे साल का, सेल्स क्रेडिट है उसके बदले डेटर्स डेबिट है, ये समझो। ठीक है ना? या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट कह लो, जो आपकी मर्जी। तो कितने? 5 लाख। ब्रॉट डाउन डेटर्स कुछ भी नहीं है, साल का पहला साल है ये। ठीक है ना? और अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 30 जून 2025। अच्छा, जब मिड ईयर में खत्म हो रहा है ना तो ऊपर ईयर लिखना बेकार है, फिर आपको पूरा यहाँ लिखना पड़ता है। जब अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म हो रहा है 30 जून 2025 को, तो मतलब शुरू होगा 1 जुलाई 2024। ठीक है? 1 जुलाई 2024 को ब्रॉट डाउन 0। पूरे साल आपने $5 लाख की सेल की है और सेल्स का डी जीएल में मिलेगा। फिलहाल मैं डेटर्स की बात कर रहा हूँ। खैर डेटर्स भी, टोटल डेटर जो है या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल दो, वो भी जीएल में मिलेगा मुझे। अच्छा, 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिसीव्ड 4,20,000 क्रेडिट कस्टमर से। पूरे साल कितने पैसे मिले? 4,20,000 रुपए, 4,20,000 डॉलर सॉरी। बैंक डेबिट 420,000 से डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स कम हो गए 420,000 से, उसके बदले बैंक डेबिट हो गया। कोई डेट नहीं डालना क्योंकि पूरे साल का है। इस तरह सेल्स के साथ कोई डेट नहीं डाला क्योंकि पूरे साल अलग अलग टाइम की हुई होगी, तो बस डेट डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स द कंपनी अडॉप्ट्स अ प्रूडेंट अप्रोच and decides to create a provision for doubtful debts at the rate of 2% on the closing debtors. कंपनी चाह रही है 2% का रेट सेट करे क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर और उससे प्रोविजन की एंट्री बनाए। प्रोविजन की एंट्री में डेटर्स के टी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोविजन की एंट्री के डेबिट साइड में पीएनएल है और क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। डेटर्स का टी अब क्लोज कर दो आप। सीडी बैलेंस क्या आ रहा है? ठीक है ना? 80,000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना उसका 2%। पहले क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है, वो आपका प्रोविजन कहलाएगा। ठीक है ना? तो 80,000 का मुझे 2% लेना है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये क्रेडिट आइटम है तो उसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे ढूंढने के, ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं है साल के शुरू में, तो पहली जनवरी 2024 से कोई ब्रॉड डाउन तो नहीं है, ठीक है। इस साल कितना क्रिएट हुआ, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना 80,000, 80,000 का 2% कितना होता है 1600 डॉलर्स का क्रिएट हुआ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से क्रेडिट है 1600 से, और उसके बदले डेबिट क्या हो रहा है पीएनएल, ठीक है ना। तो क्लोजिंग क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1600, सही है। एक चीज इसको ऐसे नहीं करते, थोड़ा रीडू करता हूं, ये टोटल रहने देता हूं क्योंकि आंसर तो वही आएगा। मैंने क्लोजिंग रिसीवेबल, मेरा क्लोजिंग डेटर क्या है 80,000 आया ना, क्लोजिंग डेटर 80,000 का 2% निकाला 1600 आया, उस 1600 को मैं पीएनएल पे नहीं रखता, जो मेरा क्लोजिंग डेटर से ताल्लुक रखने वाला है जो प्रोविजन है ना वो भी क्लोजिंग में लिखना 1600, सही है। तो ये 1600 यहां है, तो डेबिट साइड पे 1600 और क्रेडिट साइड पे 1600 डालेंगे, पीएनएल पे क्या लिखते हैं 1600, क्लियर है। आगे जाके और अच्छे से समझ में आएगी मैंने ये हरकत क्यों की, कि इसके क्लोजिंग से उसका क्लोजिंग पहले निकाला, ठीक है। यहां मैं बता ही देता हूं वो इसलिए क्योंकि अगर यहां लेट से वो 10 भी होता तो फिर ये 1590 आता, समझ आई, वजह ये थी। वरना अगर ये 10 होता और मैं यहाँ 1600 लिखता तो उसको गलती से 1610 कर देता, और क्लोजिंग तो आपका 80,000 है रिसीवेबल, तो क्लोजिंग रिसीवेबल 80,000 है, उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है 1610 क्यों माइनस करोगे आप बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग रिसीवेबल है उसी का 2% आपने बैलेंस शीट में माइनस करके नेट रिसीवेबल निकालना था। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो अमाउंट है ये उस प्रोविजन की परसेंटेज के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल अभी आगे जाके क्लियर होगी मजीद। तो ये 80,000 क्लोजिंग जो हुआ ये मैंने, अच्छा ओपनिंग भी बना दिया, उसको ब्रॉट डाउन करके भी दिखा दिया वैसे। तो क्या हुआ कि 1600 यहाँ रिकॉर्ड किया प्रोविजन के क्लोजिंग में, और इसी तरह से ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं था तो पीएनएल भी 1600 आया, क्लियर है। और वो प्रोविजन ब्रॉट डाउन अगले साल भी होगा। अच्छा जी, फिर इसी एग्जाम्पल का FY 2026, पिछला वाला था फॉर द ईयर एंडेड 2025 पे, 30 जून 2025 पे एंड कर दिया हमने पिछला वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये 30 जून 2025 पे एंड हुआ, और कहाँ स्टार्ट हुआ ये ब्रॉट डाउन कहाँ हुआ, पहली जुलाई 25, ठीक है ना। इसी को मैं चाहूं तो एक्सटेंड कर दूं, सही, या तो मैं दूसरे पेज पे टी बना देता हूं, और वो दूसरे पेज पे टी वो पहली जुलाई वाले बैलेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 2026, 30 जून 2026 को जो साल खत्म हुआ अरामको कॉर्प्स की सेल्स डे बुक का, अब इस साल इस अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल सेल्स डे बुक का था वो $2 मिलियन था, ठीक है ना। तो $2 मिलियन से डेटर्स पहले तो ब्रॉट डाउन हुआ 80,000 से डेटर्स, ठीक है। डेटर जो क्लोजिंग था पिछले साल का वो सीडी बैलेंस 80,000 था, ब्रॉट डाउन 80,000 हुआ। फिर इस साल सेल्स डे बुक से जो पता चला हमें टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी है 2 मिलियन की, वो लिख दी, ठीक है। और उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिसीव 1.7 मिलियन डॉलर्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, तो बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट हुआ, उसके बदले डेटर्स क्रेडिट हुआ, तो डेटर्स आपका क्रेडिट हो गया 1700,000 से, और उसके बदले बैंक क्रॉस रेफरेंस के तौर पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। द कंपनी मेंटेन्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% ऑन द क्लोजिंग, क्लोजिंग डेटर्स कितना आ रहा है पहले, मतलब अभी यहाँ पर अगर कोई अमाउंट ना लिखा होता तो आप क्या करते, 80,000 प्लस 2 मिलियन, भारी वाली साइड 2080 दोनों तरफ लिखते, और 2080 दोनों तरफ लिख के 1700 माइनस करते तो क्या बचता 380,000, क्लोजिंग रिसीवेबल क्या आया 380,000। अभी खुशी के लिए उसको ओपनिंग भी बना दो भले, ठीक है ना, पारल। तो ये क्लोजिंग 3,80,000 है, उस 3,80,000 का प्रोविजन कितना कंपनी ने मेंटेन करने का सोचा हुआ है 2%, 3,80,000 का 2% कितना होता है 7,600, 7600 होता है। अब 7600 की ट्रीटमेंट देखो, क्लोजिंग में 7600 चाहिए, ऑलरेडी 1600 पहले से आ रहा है ब्रॉट डाउन होके, तो इसका जो फर्क है उससे हमने क्या किया, प्रोविजन को बढ़ा दिया, पीएनएल डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। गलती ये मत कर देना कि यहां पर 7600 लिख दिया, अगर यहां पर 7600 लिख दिया और पिछला 1600 उसमें ऐड कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा। एक सेकंड के लिए सोचो, पिछले साल
मुझे लोगों से रिसीवल थे 1 लाख, उसका मैंने 2% रिसीवल बनाया, 2% प्रोविजन बनाया, तो कितना बना? 2000। सही है। अब जो पिछले साल लोगों से रिसीवल थे, इस साल उनमें से किसी ने भी पे नहीं किया, लेकिन अभी तक वो रिसीवल है। ये भी नहीं है कि बैड डेट्स हो गए, ये भी नहीं है कि बैड डेट्स हो गए कि राइट ऑफ कर दे, वही के वही रिसीवल दूसरे साल भी है। लेट्स सपोज कि उनसे रिसीवल है, तो दूसरे साल भी आप कहोगे क्लोजिंग रिसीवल 1 लाख है, और दूसरे साल आप कहोगे 2% 2000 है। अगर क्रिएट कर दिया ना 2000, तो पिछले 2000 को आप ब्रॉड डाउन कर रहे होगे और नया 2000 क्रिएट करके 4 पे पहुंचा चुके होगे। समझ आई? बेवकूफी होती ना ये बात। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? कि पहली दफा जो 2000 था वो आपने जो है 2000 से क्रेडिट किया होगा और फिर उसको क्रेडिट डाउन किया होगा 2000, ठीक है ना, उस फिर उस क्रेडिट डाउन को ब्रॉड डाउन किया होगा 2000, फिर नए दूसरे साल का एक और 2000 क्रिएट करके दोबारा 2000 यहां लिख के, तो एक तरह से आप सीडी पता है कहां 4000 पे ले जाओगे। मेंटेन प्रोविजन करने का मतलब है आपकी क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 2% होनी है। तो जब आपके रिसीवल 1 लाख ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला सीडी पे आपको 2000 चाहिए। तो जो ब्रॉड डाउन है अगर आपका पहले ही 2000 है, तो इसका मतलब कोई इंक्रीज नहीं होगा, पीएनएल कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, कभी डिक्रीज भी हो सकता है, पता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आप सोचो 1 लाख रिसीवल थे क्लोजिंग 2021 के अंदर, 1 लाख रिसीवल थे क्लोजिंग, ठीक है, जिसका 2000 प्रोविजन बना। 2022 के अंदर आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो क्लोजिंग मिसाल के तौर पे 60,000 थे, जिसका 2% कितना बनता है? 1200। तो पहले साल का जो ब्रॉड डाउन आपका हो रहा है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो 2000 का ब्रॉड डाउन हो रहा है, और दूसरे साल का क्लोजिंग रिसीवल 60,000 है, तो उसका 2% कितना होता है? 1200। हमें यहां 1200 चाहिए, क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी 2000 है, डेबिट साइड पे 1200 चाहिए सीडी, तो इसका मतलब 800 से पीएनएल ये इनकम बन गया, इसको कहेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिवर्स्ड, ये अदर इनकम के तौर पे आ रहा है। क्लियर हो रही है? क्योंकि हमें मेंटेन 2% पे करना है। अच्छा, मेंटेन की परसेंटेज भी चेंज हो सकती है कि एक साल आप 2% चाह रहे हो, अगले साल आपका नहीं 3% लग रहा है हमें, तो कोई बात नहीं, चेंज भी कर सकते। पर देखो, रिडक्शन इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सवाल अगला यही है। फिर तीसरे साल फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2027, उसमें क्या हुआ? अरामको कॉर्प्स की सेल्स डे बुक का जो टोटल है, मतलब क्रेडिट सेल्स टोटल 1.5 मिलियन की, तो 3,80,000 से पहले से ब्रॉड डाउन था, ठीक है ना, पहली जुलाई 2026 को 3,80,000 ब्रॉड डाउन हो रहा है। ये रहा क्रेडिट सेल्स इतनी की जिससे डेटर्स बढ़ जाता है, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्लियर? और ड्यूरिंग द ईयर इतनी सेल की है और 1.7 मिलियन क्रेडिट कस्टमर से रिसीव किया है, 1700,000। पहले क्या कस्टमर क्या है 1700 ही देते हैं क्या? पिछली दफा भी इतने दिए थे, 1.7 मिलियन दिए कस्टमर्स ने, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया, एक ब्रॉड डाउन के तौर पे ये अमाउंट आ गया, सेल्स क्रेडिट सेल्स के तौर पर ये अमाउंट एक हमारे पास आ गया। सही है? इसके अलावा कुछ बता रहे हैं? हाँ, मोर ओवर इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर वन डेटर ऑफ $20,000 वेंट बैंकक्रप्ट, एक डेटर, मखसूस डेटर बैंकक्रप्ट हो गया। ये कौन सा केस है? राइट ऑफ का। तो डेटर्स में से राइट ऑफ करना है इसको, क्लोजिंग में पहुंचने से पहले 20,000 भी क्रेडिट करो, ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ के तौर पे क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? ठीक है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट, जो भी डेटर है उसका नाम क्रेडिट होगा। लेट्स सपोज फाल्कन लिमिटेड क्रेडिट होगा, तो टोटल डेटर्स में से ही है ना वो भी, तो टोटल डेटर्स क्रेडिट पे इफेक्ट तो आएगा ना। तो $20,000 से बैड डेट्स की मद में क्रेडिट हो गया डेटर्स, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट $20,000 से। अब क्लोजिंग क्या बचा? $1,60,000, ठीक है ना, क्योंकि ये डेबिट टोटल बन रहा है 1880 और ये बन रहा था 1720 और 1880 का जो फर्क है वो 160 है, ठीक है ना। ये क्या है? क्लोजिंग डेटर्स है। और कंपनी ने इस साल अपना प्रोविजन सोचा 3%। अच्छा, मैं अगर पूछूं ना प्रोविजन कम हुआ है बढ़े, तो आप कहोगे प्रोविजन बढ़ गया। बेटा, प्रोविजन की परसेंटेज बढ़ी है। पिछली दफा प्रोविजन जो था 2% था, लेकिन पिछली दफा क्लोजिंग रिसीवेबल था 3,80,000 का 2%, जबकि इस दफा क्लोजिंग रिसीवेबल कम है, 1,60,000 है। प्रोविजन की परसेंटेज बढ़ गई है, लेकिन प्रोविजन की परसेंटेज अप्लाई तो होगी रिसीवेबल्स में, उसका अमाउंट कम हो गया। तो अब देखते हैं प्रोविजन हमारा बढ़ा या कम हुआ। 1,60,000 पे जब 3% अप्लाई किया तो मेरे पास क्लोजिंग आया 4800, $4,800, जबकि ब्रॉड डाउन 7,600 हो रहा था।
7600 हो रहा था ना, पहले साल का ब्रॉट डाउन 1600, फिर 6000 से बढ़ा था प्रोविजन मेरा, तो 7600 तक गया था, ठीक है ना। उसके बाद 7600 ब्रॉट डाउन हुआ, पिछला प्रोविजन का टी ये रहा, 7600 कैरी डाउन हुआ था, ऊपर से पहले से 1600 ब्रॉट डाउन था, 7600 कैरी डाउन, फिर नया निकाला था तो 6000 से बढ़ाया था, पिछले साल ये किया था, फिर वो 7600 को ब्रॉट डाउन किया 2026 में, ठीक है ना। तो 2026 का टी ये रहा 7600 ब्रॉट डाउन, जबकि हमने 3% जो है किस पे लगाया, 1,60,000 पे। 1,60,000 क्या है मेरा क्लोजिंग डेटर्स, इस साल का क्लोजिंग डेटर्स। तो 1,60,000 के ऊपर जब मैंने 3% लगाया तो मेरे पास क्या आंसर आया 4800। तो 4800 इस साल का क्लोजिंग मेरा प्रोविजन होना चाहिए। 7600 को 4800 पे लाने के लिए 2800 से डेबिट करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या डाउटफुल डेट्स रिवर्सल पीएनएल में एज एन अदर इनकम जाएगा 2800। क्या हो गई। उसके बाद आपके सामने एक सवाल है और यहां पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स का सवाल है। इस सवाल को मैं पढ़ रहा हूं जैसे कि मैं आसान बनाता हूं हर दफा पढ़ के। कोशिश यही है कि सिर्फ आसान बनाओ, सॉल्व ना कर दूं पूरा। इन द फिजिकल ईयर एंडेड ऑन 31 मई 2025। हाँ भाई मुझे बहुत मजा आता है इस तरह की डेट डालने में, थोड़ा कंफर्टेबल जोन को चैलेंज करते हैं। हाँ भाई कब स्टार्ट हुआ ये फाइनेंशियल ईयर, जून, 1 जून 2024 में स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुआ 31 मई 2025 में, ठीक है ना। समर ट्रेडर्स बिजनेस है जिसके आप अकाउंटेंट होंगे। काम क्या बिजनेस का, अ प्रोमिनेंट होलसेलर ऑफ स्विमिंग गियर्स टू रिटेलर्स। ये होलसेल करता है, रिटेलर्स को माल बेचता है स्विमिंग गियर्स के, समर ट्रेडर जो भी है। और कई सारी ट्रांजेक्शन हुई इसकी पूरे साल। तो उसमें क्या खास देखा गया, सेल्स डे बुक फॉर द ईयर टोटल्ड, उसकी इस साल की जो इस साल ये जो एफवाई का 2025 में खत्म हुआ है 2 मिलियन की सेल्स डे बुक का टोटल आया, मतलब क्रेडिट सेल्स 2 मिलियन की थी इस साल। Throughout the fiscal year, the company successfully received the amounts of $1.8 million from credit customers. ठीक है? However, the receipts included an amount of $18,000 by a debtor who declared bankruptcy. इस जुमले का मतलब क्या है? The receipts देखने के साथ ही आपका ध्यान चला जाना चाहिए $1.8 million से। दा लिखने का मतलब वो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। The receipts, इसका मतलब आप पीछे देखो किसकी बात हो रही है। रिसीट्स क्या होती है, पैसा आना। कहां है पैसा, ये $18,000 जो आया है ये है रिसीट्स हमारी। इन रिसीट्स को रेफर कर रहा है और इन रिसीट्स को रेफर करते हुए क्या बोला जा रहा है देखो, however the receipts included an amount of $18,000 by a debtor who declared bankruptcy। अगर मैं यहां रुकता हूं तो ये कैसी बात है कि $18,000 एक ऐसे कस्टमर से आए जिसने डिक्लेयर की बैंक्रप्सी। उस कस्टमर से लेने कितने थे ये क्लियर नहीं है, सही है। इसमें एक सवाल और उठा, ऐसा भी तो हो सकता है उसको हमने बैंकरप्ट की वजह से सोच लिया हो कि बैड डेट्स है, लेकिन फिर उसने पैसे दे दिए हो तो बैड डेट्स रिवर्स हो गया हो। 100 सवाल उठ सकते हैं, पूरा पढ़ लो। एंड कुड ओनली पे हाफ ऑफ द अमाउंट ओड। इस पूरे जुमले का मतलब के ऊपर सारी जान है। अभी सब मिटा रहा हूं, सिर्फ जो हाईलाइट कर रहा हूं वो उसको पढ़ना है आपने, ठीक है ना। However, the receipts included an amount of $18,000 by a debtor who declared bankruptcy and could only pay half of the amount owed। क्या मतलब है इसका, उसकी ओड कितनी अमाउंट थी, $36,000 थी ओड अमाउंट, सही ना। लेकिन सिर्फ 18,000 पे कर पाया और वो 18,000 हम 1800 में ऐड करेंगे, मतलब $18,000 के अंदर ऐड करेंगे 18,000 नहीं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सही है। लेकिन इतनी सारी बात क्यों लिखी, ये बताने के लिए कि ये सिर्फ हाफ द अमाउंट इंक्लूडेड है, वरना उससे यकीनन हमें 36,000 लेने थे, तो 36,000 में से 18,000 मिल गए, तो इसका मतलब 18,000 बैड डेट्स एक्सपेंस है। क्लियर हो रही है। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हो देखूंगा मैं। द ट्रेड डेटर्स ऑन पहली, अच्छा इसके अलावा क्या बता रहे हैं, द ट्रेड डेटर्स ऑन 1 जून 2024, 1 जून 2024 मतलब ओपनिंग डेट, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है 31 मई 2025। तो ट्रेड डेटर्स आपके जो है ओपनिंग में 1 जून 2024 को कितने थे, ये ओपनिंग डेटर्स हैं आपके, ठीक है ना। एंड समर्स लिमिटेड मेंटेन्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2.5% ऑन द क्लोजिंग डेटर्स। क्लियर है। तो आपने टोटल डेटर्स का टी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट के अंदर एक्सपेंसेस जाएंगे। यहाँ 2 एक्सपेंसेस तो मुझे ऐसे ही दिख गए, एक एक्सपेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला और एक एक्सपेंस है बैड डेट्स एक्सपेंस वाला।
और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट सिंपल है, जो भी आपका क्लोजिंग डेटर आ रहा है, आप करंट एसेट्स के पहले हेडिंग डालो, डेटर्स जो भी आपके क्लोजिंग आ रहे हैं उसकी अमाउंट यहाँ लिखो, और उसमें से लेस करो क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करोगे तो नेट डेटर्स यहाँ पर लिख दो, ये खत्म बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सही। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू हैंडल, दिस क्वेश्चन यू हैव टू हैंडल, और यहाँ पर हमारे टॉपिक भी खत्म होता है।